Hello students, welcome to CACPIS Academy. Today's date is 4th of June. Let's start with our analysis. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ क्वेरीज़ है और अगर आप MCQs को आंसर्स कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट में आपको MCQs मिलेंगे। उस MCQs का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ और आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ CACPIS Academy. So students, I hope you have joined our Telegram channel, that is @CACP_Assam, to download this particular analysis PDF. Everyday analysis के बाद ये PDF immediately upload होता है. So let's put a glance on the news that we will be discussing. तो फर्स्ट न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लेजिस्लेटिव पावर वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिफरेंस क्या है। कि उन्होंने बोला है कि कुछ लेजिस्लेशन जो कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ है पर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। वो आता है आपका GS2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। देन लद्दाख में कुछ रिलेटेड कोटा पॉलिसीज़ आए हैं, उसके बारे में देखेंगे। देन अलमट्टी डैम डिस्प्यूट हम देखेंगे, अलमट्टी डैम कहाँ है वो देखेंगे। देन नेक्स्ट भू भारती एक्ट क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट इज़ नैनो एंजाइम क्या है और थ्रोम्बोसिस क्या है वो हमें देखना है। एंड द लास्टली वी विल सी पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क। ठीक है, एंड रिलेटेड जो भी पेपर्स है साइड में लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट लेजिस्लेटिव पावर does not account to contempt of court. ठीक है, so the article which has been taken from The Hindu, that is no contempt if parliament or legislature makes law. मतलब कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर ने बनाया है तो वो लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ है उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि अगर कोर्ट का जो रूलिंग है, कोर्ट ने कुछ आदेश अगर दिया है, अगर आप उसको नहीं मानते हो तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। और इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ regulated by the Contempt of Courts Act 1971 and contempt can be classified to be civil or criminal. तो सिविल कंटेम्प्ट क्या है? विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। कि अगर कोई भी इंसान अगर कोर्ट के आदेश को अगर वो उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसको माना जाएगा? अगर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और इंटरफेयरिंग विद जुडिशियल प्रोसीडिंग। कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर चल रहा है उसमें अगर कोई भी दखल अंदाजी दे, कि उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो उसको बोला जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी टू बी सेपरेट from executive and judiciary. That means there is a veil between these three: legislature, executive and judiciary. Legislature का काम क्या है? Legislature it makes laws. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशियरी उस लॉ को इंटरप्रीट करता है। दैट मीन्स जुडिशियरी हैज़ द राइट कि अगर कोई भी लॉ अगर वायलेटिव है टू द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उनको वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर देख सकता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय जुडिशियल रिव्यू स्टूडेंट्स? अगर हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं तो जुडिशियल रिव्यू अगर आप देखते हो, सो बाय आर्टिकल 13, प्रिसाइसली आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, द लॉज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स कैन बी स्ट्रक डाउन। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई अगर ऐसे लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू के बाद उन सब राइट्स को स्ट्रक डाउन कर दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, और उसके साथ 226 भी आता है। ठीक है, सो बट अगर कोई भी लेजिस्लेटिव ने अगर कोई भी लॉ पास किया है, अगर वो कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट कर रहा है बट इट डज नॉट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, देन उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। जुडिशियल रिव्यू एक दूसरा चीज़ है, कंटेम्प्ट एक दूसरा चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्ट अगर होता है तो उसमें पनिशमेंट आता है, पर अगर कोई भी लॉ वायलेटिव है उसको जस्ट स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा।
तो छत्तीसगढ़ केस जो है वो क्या है, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था सलवा जुडुम एंड आर्मिंग ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स इन द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरियाज में माओइस्ट के साथ फाइट करने के लिए कुछ ट्राइबल लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उसको खारिज कर दिया गया क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। छत्तीसगढ़ सर्कमवेंटेड द एससी ऑर्डर बाय पासिंग द छत्तीसगढ़ ऑक्सिलियरी आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट 2011। मतलब वो जो रूलिंग था सुप्रीम कोर्ट का, उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा चेंज करके एक नया लॉ बनाया जिसमें मतलब स्पेशल पुलिस फोर्सेस को पावर दिया जाता है ऑक्सिलियरी आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट के द्वारा कि जिनको आर्म्स नहीं दिया गया था उनको भी आर्म्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लास्ट डे को रूलिंग दिया था वो क्या है कि ये जो छत्तीसगढ़ का केस है दैट इज़ नॉट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि जस्ट नाउ आई हैव सेड यू कि कोई भी लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना सकता है, पर अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तभी स्टक डाउन होगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट इज द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। जब तक ना सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे तो इट विल रिमेन वैलिड। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर को रेस्पेक्ट किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, जुडिशियरी अपना काम करेगा। ठीक है, सो द रिमेंबर वन थिंग कि जुडिशियरी कैन नॉट पेनलाइज अ लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड लास्ट कॉल फॉर पीस एंड रिहेबिलिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्ज किया है सेंटर और स्टेट को कि भाई आप दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट कीजिए पीस बिल्डिंग और विक्टिम रिहेबिलिटेशन का, कि जो भी हुआ है उन माओइस्ट और लोगों के बीच उसमें लोग बाग जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। तो दैट वाज द न्यूज़ फॉर दिस। नेक्स्ट इज लद्दाख न्यू पॉलिसीज। तो व्हाट इज द न्यूज़? नोटिफिकेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, domicile criteria, official languages and hill council composition in Ladakh by the central government in 2025। ठीक है, तो लद्दाख जो अभी एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये तो एक पीछे से खींचा गया एक हिस्ट्री है। जैसे पहले हम हिस्ट्री में ही थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि अक्टूबर 31, 2090 को बाय द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको बाइफरकेट किया गया कि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा लद्दाख को दे दिया गया एंड इट रिमेन्स द JNK। ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ अ लद्दाख एंड ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ अ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दोनों को ही स्टेटस दिया गया है अबाउट स्टेटस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन लद्दाख जैसे कि ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दो जो मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड कर रहे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द लैंड कल्चर एंड जॉब्स ऑफ लद्दाखी पीपल। एक साइड में और एक डिमांड है कि उनको स्टेट दे दिया जाए, कि उनको स्टेटहुड प्रदान किया जाए, ना कि यूनियन टेरिटरी। और किसी सिविल सोसाइटी का ये भी डिमांड है कि आप हमें कुछ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दीजिए कि हम अपने लैंड को, कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए और लद्दाखी लोगों के लिए हम जॉब इंश्योर कर पाए। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये नया पॉलिसी लाया है। क्या देखते हैं क्या पॉलिसी है? नॉन लद्दाखीज मस्ट रिसाइड इन 15 ईयर्स। मतलब जो लद्दाख के नहीं है वो अगर लगातार 15 साल लद्दाख में रहते हैं तो उनको डोमिसाइल्स दिए जाएंगे। एंड द डेट स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 31, 2019। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन फॉर रेसिडेंट लद्दाखीज इन गवर्नमेंट जॉब्स। जो रेसिडेंट लद्दाखी है उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिए जाएंगे और 80% लाइकली टू बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये वाला पॉलिसी में प्रपोज किया गया। और अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज देखते हैं लद्दाख में तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोटी और परगी। ठीक है, ये 5 जो लैंग्वेज है उनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ लद्दाख बोला गया इस पॉलिसी में। तो आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोती और पुर्गी। ठीक है, तो ये लद्दाख में कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये करंट अफेयर्स से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो ये भोती और पुर्गी जो लैंग्वेज है वो आपको देखना है। अलमट्टी डैम डिस्प्यूट।
ये जो अलमट्टी डैम जो है ये डिस्प्यूट में है, ये बहुत सालों से है। तो रिसेंटली ये क्या हुआ है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच जो डिस्प्यूट है इस डैम को लेकर, कि किसी एक बात पे महाराष्ट्र, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी एक बात पे पहले महाराष्ट्र उसमें सहमति दिया था पर रिसेंटली महाराष्ट्र हैज़ ऑब्जेक्टेड। तो जो डिस्प्यूट क्या लेके है, डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द रेजिंग ऑफ द हाइट ऑफ द अलमट्टी डैम। तो हमें क्या देखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हमें देखना है कि जो अलमट्टी डैम है वो कहाँ है, किस नदी के ऊपर है और वो डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, मेंस के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इंडिया में बहुत से है, जैसे तीस्ता वाटर को लेके है, फिर कावेरी को लेकर है। तो बहुत से रिवर्स को लेके इंडिया में ये वाटर डिस्प्यूट्स है। तो यू हैव टू सी कि आज तो हम एक डैम को लेके डिस्प्यूट पर रहे, यहाँ पर आप जो एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट है पेरियर डैम। तो ये भी सदर्न इंडिया में ये भी बहुत ही डिस्प्यूटेबल एक डैम है जो कि टूटने वाला है। आप ये थोड़ा सा अपने रिसर्च कीजिए, मुल्ला पेरियर डैम, बहुत इंटरेस्टिंग आपको कंटेंट मिलेंगे उसके ऊपर। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अलमट्टी डैम डिस्प्यूट। तो जो अलमट्टी डैम है इट इज़ सेट अप ऑन द अपर कृष्णा, जो अपर स्ट्रीम ऑफ कृष्णा रिवर है उसके ऊपर है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड अलमट्टी डैम इज़ द अपर कृष्णा इरिगेशन प्रोजेक्ट का की कंपोनेंट है। ठीक है, सो जो इशू क्या है, इशू जो है कि कर्नाटका ने प्लान किया है ये जो डैम है इसका हाइट में बढ़ोतरी लाएंगे। द हाइट विल बी इंक्रीज्ड। कितना हाइट इंक्रीज करना है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर इसका हाइट इंक्रीज करना है। तो ये जो डैम है, तो अभी देखिए ये जो डैम जो होता है ना, ये इट जनरली बेनिफिट्स टू स्टेट्स। इवन जो मैंने थोड़ी देर पहले जो मुल्ला पेरियर के बारे में भी बोल रहा था वो भी बेनिफिट करता है बोथ केरला एंड तमिलनाडु। तो दिस अलमट्टी डैम इज ऑल्सो, इट ऑल्सो बेनिफिट्स कर्नाटका एज वेल एज महाराष्ट्र। तो डैम में अगर कुछ करना है, डैम का पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो दोनों स्टेट का जो मंजूरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका अगर हाइट इंक्रीज किया जाए तो कर्नाटका कर सकता है, पर उसके लिए महाराष्ट्र को अपनी सहमति देना होगा। पर महाराष्ट्र ने पहले सहमति दिया था, पर रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेज्ड कंसर्न कि ये अगर इसका कंस्ट्रक्शन अगर हाइट अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो महाराष्ट्र में फ्लड कंसर्न हो सकता है। सो रिसेंटली महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस रेज्ड कंसर्न दैट रेजिंग द डैम हाइट कुड ऑल्सो फ्लडिंग इन कोल्हापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। कर्नाटका मेंटेन्स द इंक्रीज इन लीगली सैंक्शन एंड महाराष्ट्र हैड नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर। तो कर्नाटका ने बोला कि जब सैंक्शन हुआ था तब आपने तो कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था, पर अभी आप ऑब्जेक्शन क्यों रेज कर रहे हो। तो ये लेके ये डिस्प्यूट है। पर अभी के लिए हम बाद में क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम देखेंगे अबाउट द फैक्ट्स ऑफ अलमट्टी डैम। ठीक है, सो दिस आर द फैक्ट्स दैट हैज़ गिवन फॉर अलमट्टी डैम। तो आप इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। सो अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स देख ले कि अगर ये वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या है, लीगल मैकेनिज्म्स क्या है, तो उसके लिए अवेलेबल है द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट थ्रू ट्राइब्यूनल। सेपरेट ट्राइब्यूनल सेट होगा, कोर्ट के ट्राइब्यूनल को ये डिस्प्यूट्स को सेटअप किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट को देखते तो देयर इज़ अ ट्राइब्यूनल विच लुक्स आफ्टर इट, दैट इज़ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। तो ऐसे ही डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स कुड बी सेट अप फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट। सो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल तो है ऑलरेडी हैज़ एलोकेटेड रिवर वाटर अमंग महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो ऑल्सो द आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एजुडिकेट डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटर स्टेट रिवर्स। मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट, दो स्टेट में जो डिस्प्यूट है उसमें पार्लियामेंट अपना योगदान दे सकता है, अपना वर्ड्स, अपना से वो रख सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन बार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फ्रॉम इंटरवीनिंग इन सच डिस्प्यूट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्लियामेंट कैन बार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वो रोक सकता है कि दोनों स्टेट के डिस्प्यूट के बीच सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट ना बोले। ओके, नेक्स्ट is the Bhu Bharti Act. The Bhu Bharti Act
has been described as a historic legislation by Deputy CM of Telangana. तो we will see what is this भू भारती एक्ट. तो देखिए ये मे बी APSC में ना आ सकता है पर UPSC में आ सकता है, पर APSC में ये आप एज अ रेफरेंस इन मेन्स आंसर राइटिंग के अगर आसाम में भी ऐसा कुछ करना है तो वी कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस भू भारती एक्ट. ऐसे जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सो व्हाट इज दिस? So this act has been described as a historic legislation by the CM Mallu Bhatti Vikramarka, aimed at resolving long pending land disputes, improving record keeping, securing land rights and farmers. तो generally अगर आप देखते हो the first priority is here the digitalization of land record जो all India basis में हो चुका है. ठीक है. और जैसे जो कि लैंड या फिर एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में आता है तो स्टेट ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है इसमें. तो वैसे भू भारती स्कीम क्या है? दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच इज लॉन्च्ड इन द खम्मम डिस्ट्रिक्ट. याद रखिएगा खम्मम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है ये? तेलंगाना में. शोकेसिंग ड्रोन एडेड सर्वेज एंड DGPS टेक्नोलॉजी. तो व्हाट इज दिस DGPS टेक्नोलॉजी? डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. मतलब ड्रोन के द्वारा सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर GPS के द्वारा यहाँ पर मैप जो लैंड है आपका उनका मैपिंग और रिकॉर्डिंग होगा. ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे और GIS मैपिंग उन रिकॉर्ड का होगा और उन लैंड का होगा जो कि डिजिटली रिकॉर्ड होगा. ऑलराइट. सो इसको ही एक हिस्टोरिक लेजिस्लेशन बोला गया है, बट ऑल इंडिया बेसिस में अगर देखते हो आप ये दैट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड. So now why land reforms matter in India? That becomes again a very big matter. Land reform सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना वाला बात नहीं है, ऑल इंडिया में ये मैटर करता है. देखिए व्हाट आर द पॉइंट्स हियर गिवन कि ओवर 66% ऑफ सिविल लिटिगेशन इन इंडिया रिलेट्स टू लैंड डिस्प्यूट्स. ऑलराइट. तो इतना ज़्यादा अगर लैंड डिस्प्यूट है तो क्या है कि कभी कभी क्या देखते हो आप कि मान लीजिए कि ये वाला एक ज़मीन का टुकड़ा है और पास में ये वाला भी एक ज़मीन है, पर जो लैंड है कोई क्लेम कर रहा है, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वो ये वाला लैंड मेरा है और आप क्लेम करो ये वाला लैंड आपका है. तो यहाँ पर जो ये शेडेड रीजन है ये जो ओवरलैपिंग हो गया, दिस पोर्शन इज़ डिस्प्यूटेड. तो ऐसे बहुत से डिस्प्यूट होते एंड ये जो डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ नो रिकॉर्ड, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ना होने की वजह से. ठीक है. एक ही स्ट्रिप ऑफ लैंड दो लोगों को सेल कर दिया जाता है. तो इसीलिए इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2008 में डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ये प्रोग्राम चालू हुआ था. तो जहाँ पर हर एक स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने में आए हैं, तो उसी का ही एक ब्रांच है भू भारती एक्ट. ठीक है. सो दैट इज़ लैक ऑफ क्लियर टाइटल्स, ओवरलैपिंग क्लेम्स. ये ओवरलैपिंग क्लेम्स रिकॉर्ड्स आर की इशू. ऑलराइट. सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ भू भारती एक्ट जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस नैनो एंजाइम फॉर थ्रोम्बोसिस. ऑलराइट. तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी, हैज़ डेवलप्ड अ नैनोजाइम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस. तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स में ज़्यादा देखेंगे कि नैनोजाइम क्या है और थ्रोम्बोसिस क्या है. ऑलराइट. सो व्हाट इज़ दिस नैनोजाइम? नैनो का मतलब क्या है? नैनो का मतलब है बहुत ही ज़्यादा छोटा, स्मॉल, टाइनी. सो नैनोजाइम्स आर नैनो मटेरियल्स विथ एंजाइम लाइक प्रॉपर्टीज़. कि ये एक आर्टिफिशियली डेवलप्ड कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एंजाइम लाइक प्रॉपर्टी है. अभी ये एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस विच रेगुलेट्स मेनी फंक्शंस इन योर बॉडी. कि जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कि वो हजम करने में, खाना हजम करने में वो आपको मदद करता है. तो वैसे कुछ आपके ब्लड में भी बहुत एंजाइम्स है विच रेगुलेट्स मेनी फंक्शंस ऑफ योर ब्रेन, हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स. So these nanozymes will mimic the function of natural enzymes such as catalase, peroxidase and antioxidant enzyme, which will treat certain diseases. So one of the this is not a disease, but this is one of a situation of human body, that is thrombosis. So देखते what is thrombosis? Thrombosis is a blood clot inside a blood vessel. कि मान लीजिए ये आपका blood vessel है, तो यहाँ पर अगर कोई ब्लड क्लॉट अगर बनता है तो इसी क्लॉट को कहा जाता है थ्रोम्बोसिस, विच सब्सिक्वेंटली रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक और स्ट्रोक. स्ट्रोक जैसे कि इस्केमिक स्ट्रोक. इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब क्या होगा? इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब होगा अगर ये वाला ब्लॉक अगर पूरा भर जाए, ये अगर ब्लॉक हो जाए तो यहाँ से अगर ब्लड पास अच्छी तरह से ना हो पाए. ठीक है. तो यहाँ पर जो जिस जगह पर
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा विद द ब्लड तो वो वहाँ के सेल्स डैमेज होने लगेंगे। सो इसको कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक का अलग काउंटर पार्ट है हेमोरेजिक स्ट्रोक, मतलब जहाँ पर ये ब्लड वेसल जो है ये टूट जाता है, इट एब्रप्ट्स, और यहाँ से ब्लड क्या बोलते हैं ब्लीडिंग होना चालू होता है, दैट इज हेमोरेजिक स्ट्रोक। सो इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक। देन पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, दैट इज और हार्ट ब्लॉक एंड अल्टीमेटली हार्ट अटैक। सो ये जो नैनोजाइम है इट विल नाउ रिड्यूस और स्लो डाउन दिस थ्रोम्बोसिस। सो यहाँ पर आप देख सकते व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स एंड ROS इन क्लॉटिंग। ना what is this ROS? ROS stands for reactive oxygen species. So these are harmful oxidative molecules produced during stress और inflammation, कि आपके बॉडी में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर किसी भी कारण बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो आवर बॉडी रिलीजेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, या फिर इसी चीज़ को हम कह सकते हैं द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस which leads to हार्ट डिसफंक्शन, हार्ट ब्लॉकेज, स्ट्रोक। इस चीज़ के वजह से सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सो प्लेटलेट्स अभी देखते हैं प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, कि अगर आपका अगर हाथ कट जाए कुछ हो जाए तो, या फिर थोड़ा इंटरलिन ब्लीडिंग भी अगर हो, प्लेटलेट्स की वजह से वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहाँ पर वो बंद हो जाता है, ठीक है। एंड हाई ROS लेवल्स, अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर ज़्यादा है, कैन ओवर एक्टिवेट प्लेटलेट्स लीडिंग टू एबनॉर्मल क्लॉटिंग। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर इंसान के बॉडी में अगर ज़्यादा है, इट विल रिजल्ट इन टू मोर डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स विच इवेंचुअली लीड टू थ्रोम्बोसिस। ऑलराइट, so what is this scientific innovation by IISc? It developed this nanozyme, specially vanadium pentoxide। वेनोडियम पेंटोक्साइड नैनोजाइम बोल के उन्होंने एक नैनो एंजाइम बनाया है, विच आई जस्ट नाउ सेड इट विल मिमिक द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एंड विल कंट्रोल ROS लेवल, कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल है उसको कम रखेगा, एंड बाकी स्ट्रेस अगर कम, बाकी द पर्सन विल बिकम हेल्दियर। ऑलराइट, नेक्स्ट, polio surveillance network. So let's see what is the news. The news is the government has proposed to wind down in phase the World Health Organization established National Polio Surveillance Network, कि World Health Organization द्वारा जो नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट फेजेस में उसको बंद करना चाहता है, ये डिसीजन लिया है। नाउ लेट्स सी what is the background of it, कि India had declared itself polio free in the year 2014. After that, no reported cases of wild polio virus for 3 consecutive years. So अभी जो नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क क्या है, इट इज़ द नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय WHO जो पोलियो केसेस को सर्विलेंस करता है, एंड इंडिया में उसका 280 फील्ड यूनिट्स है। तो इसी चीज़ को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बंद करना चाहता है। ऑलराइट, सो अगर अभी पोलियो क्या है, अगर हम देखते हैं पोलियो, इट इज़ अ डिजीज़ caused by the polio virus and it affects the nervous system. So the polio virus के इफ़ेक्ट क्या होता है कि लोग क्या बोलते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, या फिर हाथ काम करना बंद कर देता है, पैर, मतलब द लिम्स दे स्टार्ट डिसफंक्शनिंग, दे डू नॉट फंक्शन अल्टीमेटली, एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट। देखिए ये वाला आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। It is transmitted through fecal oral route. It can cause permanent paralysis, especially in children. So इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था द ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, लाइव एन्यूटेड वायरस रिस्क ऑफ वैक्सीन। तो आपको तो पता होगा ना, जो बोलते 2 बूंद जिंदगी की। ओके, सो महीने में एक बार जो बच्चे मतलब साल या फिर उससे कम है उनको दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन्स दैट आर अवेलेबल। तो ये भी आपके क्वेश्चन के मटेरियल बन सकते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव जस्ट नाउ कंप्लीटेड आवर एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो नाउ देयर आर 2 MCQs फॉर यू पीपल। तो दोनों जो MCQs है, इट इज़ फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस, दैट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप आंसर में दिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2।
So students, if you or your any known person is interested in foundation बैच जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना वो चाहता है, तो आप उनको CACP IAS अकेडमी का ऑफलाइन और ऑनलाइन हाइब्रिड इन मॉडल में हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल करने के लिए कह सकते हैं, जहां पर ये 3 टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है एज पर देयर कन्वीनियंस. दे कैन टेक एडमिशन इनटू इट. स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी, तो अगर आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए, कंसाइज स्टडी मटेरियल्स, टू द पॉइंट क्रिस्प स्टडी मटेरियल्स चाहिए, देन यू कैन कंटेक्ट अस CACP IAS अकेडमी फॉर आवर स्मार्ट बुक्स. तो आप पहले देख लीजिए मटेरियल्स को, देन आप अपना कॉपी बुक कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर.